नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व और संघ के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। पहले लव जिहाद पर और धर्मांतरण पर कानून बनाने का ऐलान और अब गो कैबिनेट बनाने का फैसला लेकर बीजेपी ने प्रदेश में नई सियासत को हवा दे दी है। हालांकि सरकार के इस फैसले पर हमेशा की तरह कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं और प्रदेश में गौशाला बनाने का दावा किया है कि कमलनाथ सरकार में प्रदेश में गौशालाएं कांग्रेस ने बनवाई थी। इस दावे पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। तो गो कैबिनेट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी सियासत पर देखिए हमारी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने साल 2018 के विधानसभा चुनाव के वादे को पूरा करते हुए गौ कैबिनेट के गठन का ऐलान कर दिया है। इस कैबिनेट में पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ साथ राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग भी शामिल रहेंगे। गौ कैबिनेट का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और कहा कि गौधन संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया गया है। गौ संरक्षण के लिए 6 विभागों की बनी गौ कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर यानी कि गोपाष्टमी के दिन होगी। दोपहर 12 बजे से आगर मालवा के गौ अभ्यारण्य में ये बैठक होगी। वहीं गौ कैबिनेट पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गीता, गंगा और गौ माता हमारे शुभदाता है, इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है। वो मानती है कि 3 हमारे सुखदाता गीता, गंगा, गौ माता, और इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। बाकी की पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी 15 महीने तक बातें करती रही, 15 गौशाला नहीं बनाई। लेकिन उसके बाद जो प्रगति की वो शिवराज सरकार ने की और आज गौ कैबिनेट का गठन भी करके एक नई परंपरा का देश में नया उदाहरण प्रस्तुत मध्य प्रदेश ने किया। ये तो थे प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने कांग्रेस के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कमलनाथ के कार्यकाल में प्रदेश भर में करीब 1000 गौशालाओं का निर्माण किया गया था। अब बात उन कांग्रेस नेताओं की जिन्होंने गौ कैबिनेट का विरोध तो नहीं किया, लेकिन समर्थन भी खुद मियां मिट्ठू बनकर दिया। प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार के इस फैसले को कमलनाथ सरकार का फैसला बताते हुए कहा, गौ संरक्षण की बात करने वाली बीजेपी को 15 साल की अपनी सरकार में ये याद नहीं रहा। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा करने वाले शिवराज सिंह अब गौधन संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने चुनाव के पहले ही घोषणा में गौ मंत्रालय बनाने के साथ साथ पूरे प्रदेश में गौ अभ्यारण्य और गौशालाओं के जाल बिछाने की बात कही थी। गौ संवर्धन की अगर किसी ने बात की है वो कमलनाथ जी ने की है। 1000 गौशालाएं बनाई। ये 15 साल इनकी सरकार रही, तब इनको ध्यान क्यों नहीं आया? लेकिन हमारा ये कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, पर जो स्कीम बनी है गौ संवर्धन की उसको आगे बढ़ाएं। और हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने इसीलिए गोवर्धन पूजा होती है दिवाली के आसपास कि ये गौ की रक्षा करना है, पर ये उसमें पूरी तरह से फेल हुए थे। उम्मीद है इनकी जो नई कैबिनेट बनी है ये कुछ करे। तो सुना आपने गौ कैबिनेट को लेकर क्या कहना है कांग्रेस का। लेकिन सरकार के फैसले पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को सबसे पहले अपने पुराने पन्नों को पलटकर देखना चाहिए। इसमें 2018 में सरकार बनाने के बाद 3000 गौशालाएं बनाने का वादा किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। बीजेपी ने भी 2018 के ही विधानसभा चुनाव में गौ मंत्रालय बनाने की बात कही थी। इसे देर से ही सही, सत्ता वापसी के बाद पूरा तो किया जा रहा है।
तो सवाल ये है कि अगर बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया तो फिर कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि कमलनाथ की राह पर चल रही है बीजेपी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से ठीक पहले लव जिहाद और धर्मांतरण पर कानून लाने और अब गो कैबिनेट का गठन करना, कहीं न कहीं वोट की राजनीति इसमें देखी जा सकती है। वैसे अभी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन इस ऐलान से पहले बीजेपी सॉफ्ट हिंदुत्व और संघ के एजेंडे की तरफ जाती दिख रही है। बीजेपी के सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाने के राजनीतिक पहलुओं को जानने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, पहला सवाल आपसे, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बने हुए 7 महीने से ज़्यादा का समय हो रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले जो वादा किया गया था उसे क्या नगरीय निकाय चुनाव के इंतज़ार में ही अभी तक रोक के रखा गया था, और इस कदम में चुनाव में फ़ायदा लेने की कितनी कोशिश आप देख रहे हैं? देखिए रत्नाकर, यदि हम ये कहें कि जो भाजपा की वर्तमान सरकार है, पिछले 6 महीने का कार्यकाल तो चुनावी कार्यकाल था। एक चुनाव सामने खड़ा हुआ था, उस चुनाव के इंतजार में तमाम निर्णय लिए जा रहे थे और उसमें कहीं गाय का जिक्र नहीं था जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। तो उस समय सरकार चुनाव के मोड पर थी, चुनाव पूरे हो गए, अब सरकार फुल फ्लैश पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश के विकास की दिशा में कदम बढ़ा रही है। जो भाजपा ने जो अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, उन वादे पर भी वो कदम बढ़ाने की दिशा में चलती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके से गो कैबिनेट का निर्णय लिया गया है। तो इसमें चूँकि कोई भी राजनीतिक दल यदि सरकार में है तो उसके सारे जो काम होते हैं वो जनता के फायदे के होते हैं। वो पार्टी जिस पार्टी की है उस पार्टी के सियासी फायदे का भी वो ध्यान रखते हैं और अगले विधानसभा चुनाव में फिर वो सरकार में आ सके ऐसे कामों पर भी वो ध्यान देते हैं। तो ये उसी कड़ी में प्रयास है शिवराज सिंह चौहान सरकार का कि सामने नगरीय निकाय के चुनाव हैं, शहरों में गायों एक बड़ी समस्या है जो सड़कों पर आकर बैठी रहती हैं, तरह तरह की लोगों को दिक्कतें होती हैं और गाय ना हो तो शहरों में वालों को दूध भी ना मिले, ये भी एक समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र की आबादी जो है वो जो गोवंश पर निर्भर है, तो वहाँ पर भी एक समस्या ये है कि उनके पास चारागाह खत्म हो गए। जो दिग्विजय सिंह सरकार ने चारागाह खत्म करने का जो कदम उठाया था, तो अतिक्रमण उसके बाद की सरकारों ने जो कहा सरकारी ज़मीन पे जो जहाँ काबिज है वो ज़मीन उसकी हो गई। तो एक तरीके से गौचर की जो भूमि है वो धीरे धीरे प्रदेश में बहुत छोटी हो गई है, ख़त्म होती चली जा रही है। कृषि का आधुनिकीकरण जो हुआ, मशीनीकरण का दौर आया, तो गोवंश पर किसानों की निर्भरता भी खत्म हो गई। अब गोवंश या भैंस वंशीय जानवर जो पाले जाते हैं वो केवल दूध के उद्देश्य से पाले जाते हैं, उसके अलावा उनका और कोई उपयोग किसानी के काम पर नहीं होता। बाई प्रोडक्ट के तौर पर कुछ किसान जो जैविक खेती करते हैं वो ज़रूर गोबर का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाकी जगह पर वो आमतौर पर उसका कोई उपयोग नहीं है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण जबलपुर का पर्यट नदी है कि जिस पूरी एक नदी है जबलपुर में पर्यट नदी के नाम से, वो नदी में इतना गोबर डाला जाता है कि वो प्रदूषित हो चुकी है। अब उसके शुद्धिकरण की दिशा में सरकारों को काम करना पड़ रहा है क्योंकि उसके आसपास दोनों तरफ डेयरियों की बड़ी तादाद हो गई है। तो इस तरीके की समस्याएं खड़ी हो गई क्योंकि हमने जब आधुनिकीकरण किया है तो उसके साथ हमारी अपनी दिनचर्या, दैनिक कामकाज की ज़रूरतों को हम नहीं बदल पाए, उसके साथ ढाल नहीं पाए। तो जो कुछ छोड़ना कुछ पकड़ने के चक्कर में जो हम स्थितियों को बिगाड़ते चले गए, तो ये एक बड़ी समस्याएं खड़ी हुई हैं जिससे बचने के उपाय की दिशा में ये गो कैबिनेट कदम उठाएगी। मुझे ऐसा लगता है जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी वो इस पर फोकस होने वाली है। लेकिन यदि हम इसको और ज़्यादा विस्तृत तौर पर देखते हैं रत्नाकर जी, तो कोई भी सरकार जब कोई कदम उठाती है, यदि गो कैबिनेट की बात करें तो क्या ये गो कैबिनेट नाम अच्छा है, अट्रैक्टिव है, लेकिन क्या इसमें पूरे के पूर्ण गायों को लेकर निर्णय होंगे? या गो कैबिनेट की बैठक जैसे हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है उस तरीके से हर मंगलवार को होगी? क्या गो कैबिनेट की बैठक हमेशा गौशाला में जाकर ही होगी जैसे अभी गौ अभ्यारण्य में होने वाली है? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये एक प्रतीकात्मक है सरकार का कि हम इस दिशा में काम करें, तो वो एक गो कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। इसके बाद हो सकता है 6 महीने साल भर बाद इसकी सुधा है सरकार को।
लेकिन इसमें जो निर्णय लिए जाएंगे वो अलग अलग विभागों से जुड़े होंगे, उन विभागों को भेज दिए जाएंगे, उन विभाग की जो योजनाएं उसमें वो शामिल हो जाएंगे, वहाँ पर वो फिर अमल में आने की दिशा में बढ़ेंगे। हम पीछे जाकर देखते हैं तो शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में कृषि कैबिनेट बनाई थी। उसके बावजूद क्या हुआ, प्रदेश में आज हम कहें कि क्या खेती लाभ का धंधा बन गई, तो आज तक नहीं बन पाई। सरकार को तो जब शिवराज सरकार को अभी 4,000 रुपये और किसानों को देना पड़ रहा है, किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ानी पड़ गई। कमलनाथ सरकार आई थी कर्ज माफ़ी के नाम पर किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए। खाद बीज की समस्याएं किसानों की ज्यों की त्यों हैं। एक शिवराज सरकार ने पर्यटन कैबिनेट बनाई थी, उसको पर्यटक स्थल पर जाकर उसकी बैठकें होती थी, लेकिन उसका क्या हुआ, उससे क्या प्रदेश का पर्यटन इतना बूस्टअप हो गया कि हम स्विट्जरलैंड से आगे बढ़ गए। आज फिर से नाम घोषित किए गए पर्यटन मंत्रालय के लिए। जी तो इस तरीके का रत्नाकर जी ये केवल एक प्रतीकात्मक है। आप एक संदेश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें जो काम हो रहे हैं वो अलग अलग विभागों से जुड़े हुए काम होते हैं। चाहे हम पर्यटन की बात कर लें तो पर्यटन विभाग ही पूरा काम कर लेगा कि वो सड़क भी बना लेगा, वो पर्यटन स्थल का पूरा विकास कर लेगा, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए अलग अलग विभागों का काम होता है, उनको काम जिम्मेदारी दे दी जाती है, लेकिन एक प्रतीकात्मक तौर पर संकेतात्मक ये प्रयोग होता है कि लोगों तक ये संदेश जाए कि हम इस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये फोकस करने का काम है जो शिवराज सिंह चौहान सरकार करने जा रही है। क्योंकि गाय भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय है, गाय की सभी लोग पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। जैसा पीसी शर्मा जी कह रहे थे कि दिवाली के आसपास गौ पूजा की जाती है, दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा होती है। गोवर्धन की पूजा इसलिए होती है कि उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौवंश की रक्षा के लिए जो बाढ़ में डूब रहा था, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। तो जो किसान गाय पालक लोग हैं उस दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, उसके साथ साथ गाय की भी पूजा करते हैं, उसको भी सजाया संवारा जाता है, क्योंकि उनके निमित्त कृष्ण भगवान ने वो कदम उठाया था। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी यदि सरकार वो चलती आगे तो पता नहीं क्या होता। और दूसरी बात जो पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने सबसे पहले गौ सेवा का सोचा, हम 1000 गौशाला बनाने का। तो इसी मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार ने भी गौशालाएं बनाने का काम किया, तब भी गौशालाएं थी। अर्जुन सिंह की सरकार के समय भी गौशालाएं थी, सुंदरलाल पटवा की सरकार के समय भी गौशालाएं थी, शिवराज सरकार के समय भी गौशालाएं थी। और देश का पहला गौ अभ्यारण्य यदि किसी ने दिया है तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने दिया, जहां पर ये गौ कैबिनेट की बैठक होने वाली है। यदि पीसी शर्मा जी कहते हैं कि हम राम वनगमन पथ लेकर आए, तो शिवराज सरकार की योजना थी जो पिछले 15 साल से अटकी पड़ी हुई है। सीता माता मंदिर श्रीलंका का पिछले 8 साल से अटका पड़ा, वो भी शिवराज सरकार की योजना, शिवराज सिंह चौहान वहाँ गए थे। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो किसी और सरकार की हैं और कोई और उसके श्रेय लेना चाह रहा है, क्योंकि उनको उसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स दिख रही है। यहाँ से बचना चाहिए राजनेताओं को। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को इतना तो समझ में आता है कि कहाँ क्या है, कौन से नियम कायदे, और आजकल सब स्मार्टफोन का ज़माना है, आदमी एक शब्द टाइप करता है उसका पूरा इतिहास सामने आ जाता है। तो नेताओं को केवल अपनी वाहवाही से बचना चाहिए, और शायद यही वाहवाही के चक्कर में कांग्रेस को 28 में से जो उनकी सीटें थी 9 सीटों पर कोई संतोष करना पड़ा है। जी जी ब्रजेश जी, प्रभु भाई ने एक बात का जिक्र किया कि इतिहास का जिक्र किया इन चीज़ों से जुड़ी हुई। अब अगर इतिहास की बात करते हैं तो याद आता है कि यही कांग्रेस के वो नेता थे जिन्होंने केरल में बीच सड़क पर गाय का बछड़ा काटा था। वो इस बात से नाखुश थे कि मोदी सरकार गाय के वध के खिलाफ कानून लाने जा रही है। उनका कहना था कि आप देश भर में हिंदुइज्म को लागू करने जा रहे हैं। और एक अभी जिक्र आया है कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में ही गायों के चरने की जगह ख़त्म हो गई, उस ज़मीन को अतिक्रामकों को दे दिया गया था। तो आज जब कांग्रेस ये क्लेम कर रही है कि गायों के असली संरक्षक वो है, गायों की असली सुध लेने वाली वो है, तो क्या उसे इतिहास की इन चीज़ों के चलते परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता है? रत्नाकर जी, गाय हमेशा राजनीति के केंद्र में रही है। चाहे इंदिरा गांधी का टाइम हो, इंदिरा गांधी ने कहा था कि राज्यों को गोवध पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, लेकिन गाय और बछड़ा तो उनका चुनाव चिन्ह भी था। चुनाव चिन्ह भी था। तो गाय ऐसा नहीं है कि गाय सिर्फ गाय पे आज राजनीति हो रही, गाय में राजनीति पहले से हो रही। लेकिन केंद्रीय कानून बनाने की बात कई बार हुई, जनता दल ने तक बात की इस पर, लेकिन कभी गाय पे कानून, राष्ट्रीय कानून नहीं बना। राज्यों ने अपने स्तर पर कानून बनाए और उसकी रक्षा के प्रयास किए, क्योंकि यदि गाय पे यदि कानून केंद्रीय बनाएगा तो कई राज्यों में उनको नुकसान होना पड़ेगा। रत्नाकर जी, यही कारण है कि राजनीति जरूर होती है एक बेल्ट में, एक जो हिंदू वोटरों के लिए, लेकिन इसका उपयोग दूसरी जगह, हिंदुस्तान में ही गाय कटती हैं लेकिन उस पर रोक नहीं लगा सकते। रोक लगाएंगे तो वोट बैंक की राजनीति। तो ये सब राजनीति है, वोट बैंक का खेल है जिसको आगे बढ़ाए। जैसे भाजपा अब यहाँ गो कैबिनेट बनाई, जैसे प्रभु जी ने भी बताया, विस्तार से बताया है कि कैबिनेट बनाने से कुछ नहीं है। कृषि कैबिनेट भी बनी,
आपका पर्यटन कैबिनेट भी बनी, लेकिन क्या उसके फायदे हमको दिखे? क्या नहीं दिखे। जिन उद्देश्यों से बनी थी, जिन उद्देश्यों को लेकर बनाई गई थी, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। इसी तरह ये गाय का भी मुद्दा है। उत्तर प्रदेश से लेके माओ लीचिंग से लेके सब गाय केंद्र में रही हैं। हर कोई ज़रूरी नहीं है कि माओ लीचिंग में कोई एक वर्ग विशेष के लोगों के साथ ही घटना घटी हुई, उसमें दलितों के साथ भी घटना घटी है, हिंदुओं के साथ भी घटना घटी। तो ये घटनाओं के कारण ये केंद्र में आया, जिस पे प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ा कि ये अच्छी दिशा में नहीं जा रहा है, मैं इसके साथ नहीं हूँ। जब गायों को लेकर इतनी बड़ी तेज़ी से हर जगह पे हिंदू संगठनों ने आंदोलन किए थे, माओ लीचिंग जैसे घटनाक्रम होने लगे थे, तो गाय हमेशा राजनीति और हमेशा जिस तरह से, जैसे आपने कहा कांग्रेस के लिए संकट नहीं है, तो हम देख रहे हैं रत्नाकर जी पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। वो हिंदुज़म की तरफ जा रही है। उनके राहुल गांधी जो अध्यक्ष रहते हैं, प्रचार के लिए जनेऊ धारण कर लेते हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि हम हिंदू, इस वोट बैंक के लिए। जी आप कमलनाथ सरकार की बात करें, पिछली कमलनाथ सरकार की, तो उन्होंने कहा कि राम पथ गमन हम बनाएंगे, जिसको भाजपा ने सबसे पहले घोषणा की थी। एक आयोग बनाया था। इसी तरह गौ आयोग बनाने की पहले बात हुई, राष्ट्रीय स्तर पर 2 आयोग भी बने पहले, लेकिन क्या हुआ? गाय आज भी सड़क पे है, एक्सीडेंट होते हैं, सड़क पे खड़ी रहती है, नुकसान कर रहे हैं। पहले हमने देखा है, जब मैं बचपन की बात करें तो गाय गौशाला आज की वैसे नहीं है। पहले लावारिस गाय रहती हैं और जिनकी पालतू गाय रहती थी वो खेतों में चली जाती थी रत्नाकर जी, तो इनको पकड़ के एक जेल जैसी होती है, जैसे कानी बहुत कहते हैं उसको, कांजी हाउस में आप कर देते। वो कांजी हाउस आज के सिस्टम में गायब है, कहीं नहीं दिखते आपको। तो लावारिस गाय कहाँ जाएगी आज? तो इसलिए गौशालाएं बना रहे। यदि वो सिस्टम शुरू से ही उसको अपग्रेड करते जाते, लावारिस गायों को वहाँ पहुँचाते जो पहले से सिस्टम था। और जैसे कि प्रभु जी ने भी कहा है कि अब समस्या ये है कि गाँव में चरनोई की भूमि जिसको अपन कहते हैं, चारा पैदा होता है, वो बची नहीं है, क्योंकि पट्टे दे दिए हैं आपने, बांट दिए हैं लोगों को ज़मीन, और उस पर अतिक्रमण हो, कब्जा हो गए। तो अब गाय सड़क पे आ गई, उनकी ज़मीन नहीं है। आप जंगल पे कब्जे हो गए हैं आपके, तो वो आपको सड़क पे दिखेगी। और इतनी दुर्घटना होती हैं, आप देख रहे हो कि मतलब आपको कोर्ट तक को ये कहना पड़ रहा है कि गायों की दिशा में काम हो। एक्सीडेंट के जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें कम से कम 40% ऐसे होते हैं, रात में आप जाओगे हाईवे पे बैठी रहती हैं गाय, बारिश होती है तो इससे दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन उस दिशा में सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाए। एक रेडियम तक उनके सींगों पे नहीं लगाए जाते हैं, रात में वो सड़कों पे घूमती रहती हैं आवारा पशु। अब आप गो कैबिनेट बनाने से कोई मतलब नहीं, उस दिशा में आपको जमीनी स्तर पर काम करना, लाभ लेने के लिए एक बोर्ड को प्रभावित करने के लिए ये प्रयास किए जाते हैं। जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि जनता समझदार हो गई, अब उसको सब समझ में दिखता है, उसको सड़क पे गाय दिखती है, वो जानती है कि मतलब कहने की बातें अलग हैं और हकीकत में देखने में कुछ और दिखता है। जी जी प्रभु जी, नरोत्तम मिश्रा को जब हम सुन रहे थे तो उन्होंने कहा गंगा, गीता और गौ माता, तो ये जो मामला है जिसकी हमें लग रहा है हमारे डिस्कशन में भी जो तथ्यात्मक चीज़ें रखी जा रही हैं उनसे सामने आ रहा है कि ये उतनी संजीदगी है नहीं। ज़रूर है कि आपने मंत्रालय बना दिया है, लेकिन उस दिशा में काम किए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मामला नरोत्तम मिश्रा के कथन को यदि ध्यान में रख के आगे बढ़ें तो ये ज़्यादा आपको सोशल होने के नज़दीक दिख रहा है या बीजेपी इसे धार्मिक रंग ज़्यादा देने की कोशिश कर रही है? देखिए रत्नाकर जी, ये धार्मिक मामला है, ये सामाजिक मामला है, ये बीजेपी का मामला है। भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व हुआ, या भारतीय जनता पार्टी आज जहाँ पर है वो हिंदुत्व के दम पर है। हिंदुत्व में गाय का जो स्थान है वो किसी और देवी देवता का नहीं है। गाय में सारे सृष्टि का वास माना जाता है, समस्त देवी देवताओं का वास गाय में है। गाय की पूजा की जाती है। रत्नाकर जी, आप भी घर से निकलते होंगे तो पहली रोटी जो बनती है वो गाय के लिए निकलती है, आप भी वो देते होंगे। आप सड़कों पर भी देखे होंगे लोग कार रोककर गाय को रोटी खिलाने जाते हैं, क्योंकि उनके घर पे गाय नहीं है। घर हमारे ऐसे होंगे कि हम अपने यहाँ गाय नहीं पाल सकते, तो हमको जहाँ गाय मिलती है हम उसको रोटी देने जाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति से जुड़ा विषय है गाय। हम गाय की अवहेलना नहीं कर सकते, लेकिन हम गाय का सम्मान भी नहीं करते हैं। आप गौ कैबिनेट बना लीजिए, आप गाय को लेकर कोई भी नियम कायदे बना लीजिए, लेकिन इसके लिए सामाजिक चेतना, सामाजिक अवेयरनेस पैदा करना होगा लोगों के बीच में। हम गाय को रोटी सड़क किनारे क्यों दें? हम गाय को रोटी ऐसी जगह दें, ऐसे मैदान में दें जहां उसको बैठने की आदत हो जाएगी। हाँ, हमको रोटी मिलती है तो वो सड़क पर नहीं बैठेगी। बहुत सही। जिसकी गाय है उस मालिक के लिए इतना बंधन हो, या उसको इतनी सुविधाएं मिले कि वो गाय को खुला ना छोड़े, कि गाय उसके लिए इतनी फर्टाइल हो कि उसको अपनी गाय की अहमियत समझ में। आज होता यह है कि गाय जब तक दूध देती है तब तक घर में रहती है, जब दूध छूट जाता है तो गाय सड़क पर चली जाती है। फिर जब वो जन्मती है तो फिर वो मालिक उसको खोज कर घर ले जाता है, बाकी समय उसको आवारा छोड़ दिया जाता है। तो ये जो है सिस्टम में, जहाँ जैसे मैंने पहले कहा कि गाय अब हमारी उतनी अनिवार्यता नहीं रही है।
अब केवल दूध पर ही आश्रित है हम गाय से, उससे ज़्यादा उसका उपयोग नहीं है हमारे लिए दैनिक जीवन। लेकिन उसकी पूजा जरूर करते हैं, सम्मान जरूर करते हैं, जब मिल जाए तो पैर छू लेते हैं। तो ये चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन हमको लोगों को उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। इसमें एक नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करना चाहूँगा रत्नाकर जी। नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का जो कॉन्सेप्ट दिया, उसका परिणाम आप देखिए कि हमारे देश में या हमारे गली मोहल्लों की जो नालियाँ पहले बजाती रहती थी, वो अब बरसात के दिनों में वो स्थिति जाम नहीं लगता उनका। क्यों? क्योंकि जो पॉलीथीन हम कहीं भी कचरा फेंक देते थे, हमको इतनी जागरूकता उन्होंने दी है कि हम कचरा फेंकेंगे जुर्माना भी लग रहा है, हम कचरा फेंकेंगे तो सामने वाले का बच्चा हम पर उंगली उठाता है कि अंकल आपने कहाँ कचरा फेंक दिया। तो वो जो कचरा हम सही स्थान पर डाल रहे हैं, उससे एक पूरा का पूरा एक बदलाव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वैसे ही हमको अपने समाज को बदलना होगा। उसको ये धारणा उसकी ये मजबूत करनी पड़ेगी कि यदि गाय है तो उसको सड़क पर ना छोड़ें। सड़क पर दिखती तो आप उसको हाँक के किनारे कर दीजिए, आप उसको रोटी सड़क पे देने मत जाइए। आपकी गाय आपको बांध कर रखिए, क्योंकि सरकार उसके लिए गाय के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की। यदि आपके पास गाय 4-6 दुधारू पशु हैं तो सरकार उसके लिए अनुदान भी देती है तरह तरह के। आसपास गौशालाएं आप वहाँ छोड़ सकते हैं, उनको ले जाकर आप खुले पे सड़क पे छोड़ देते हैं लोग। तो ऐसी चीज़ें सामाजिक स्वीकार्यता और सामाजिक इसमें बंधन ज़्यादा यदि समावेश करें तो मेरे लगता है कि ज़्यादा उपयोगी होगा। और मैं एक उत्तर प्रदेश का उदाहरण देना चाहूँगा। कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में 1000 गौशाला बनाने का निर्णय लिया। उनने कहा हम हाईटेक गौशाला बना रहे हैं, 5 स्टार गौशाला बना रहे हैं, एयर कंडीशन होगा वहाँ पे, जहाँ पे ग्लेज टाइल्स वाली टंकियाँ होंगी पानी की, जहाँ पे गाय के बैठने के लिए कारपेट जैसी मतलब कुछ विनाइल की मैट लगाई जाएगी। ऐसे तमाम तरीके की ज़रूरत है। गाय को ये सब की ज़रूरत नहीं। गाय कोई 5 स्टार कल्चर की निवासी नहीं है। वो सड़क पर भी बैठती है, मिट्टी में भी बैठती है, कीचड़ में भी बैठती है। उसको केवल और केवल चाहिए कोई से भी एक खाने की नाव चाहिए, एक पीने का पानी का पोखर चाहिए उसको। इसके अलावा उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यदि रत्नाकर जी उत्तर प्रदेश में जाएं, योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया गौशाला को लेके। हर 20 किलोमीटर पर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के किनारे उनने जगह घेर के फेंसिंग करके गौशाला बना दी। वहाँ उनके लिए 6 महीने साल भर के चारे का प्रबंध कर दिया है। ट्यूबवेल की बोरिंग या पानी का प्रबंध कर दिया। एक टंकी वहाँ पे हमेशा भरी रहती है। एक शेड है, यदि बरसात के मौसम में तेज़ धूप है तो गाय वहाँ पर शेड के नीचे खड़ी हो सकती है। बाकी खुला मैदान है। उस बाढ़ के अंदर उन्होंने गायों को जो है सड़क पे जो गाय पाई जाती है उनको उस बाढ़ के अंदर रख दिया। और बिल्कुल नेशनल हाईवे के आसपास है वो सारी जगह। यदि कोई गाय सड़क पे दिख रही है तो कोई भी आदमी हाँक के उसको उस बाड़े के अंदर कर दे, वो गौशाला हो गई। ऐसी गौशाला चाहिए हमको कोई 5 स्टार गौशाला नहीं चाहिए। गाय कोई डिमांड नहीं करेगी, उसको 5 स्टार कल्चर की ज़रूरत है। उसको कोई मेरियट होटल नहीं चाहिए गाय को। तो गाय की ज़रूरत को समझकर निर्णय लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। केवल ब्रांडिंग के लिए, अपने प्रचार के लिए कि हम हाईटेक गौशाला दे रहे हैं, उस हाईटेक के चक्कर में जितना आप खर्चा करें उतने में 100 गौशाला बन जाएंगी। तो वो प्रबंध करना चाहिए सरकार को। वक्त की ज़रूरत के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए कि जहाँ जितने खर्च की जरूरत उतने खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दी जाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और केवल प्रचार के लिए काम करेंगे तो यही हश्र होगा जिस तरीके का अभी तक होता आया कि गाय सड़क पर दिख रही है। और दिग्विजय सिंह जो कमलनाथ के एडवाइजर थे, वो खुद सवाल उठाते थे कि प्रदेश में जो है गौवंश को, कमलनाथ जी का एक ट्वीट आया था कि प्रदेश में गौवंश सड़क पर नहीं दिखता। 2 दिन बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था यहीं भोपाल से सीहोर रोड का कि इतनी सड़कें गाय सड़क पर इतनी सारी गाय हैं, आदमी अपनी जान बचाए तो बचाए कैसे। तो इस तरीके के जो विरोधाभास हैं वो स्थितियाँ इसलिए पैदा होती है कि नेता बंद कमरे में, इसी कमरे में बैठकर निर्णय लेते हैं। उनको गाय के लिए काम करना है तो गौशाला में बैठकर ही निर्णय लेना चाहिए। इसलिए गो कैबिनेट की बैठक गो अभ्यारण्य में होने जा रही है। जी ब्रजेश जी, यहाँ एक अहम मुद्दा और उठता है। आपने बात कर ली कि हम गाय का संवर्धन करेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे, गौ कैबिनेट के ज़रिए तमाम चीज़ें की जाएगी। लेकिन एक अहम मसला जो अभी प्रभु जी ने भी अपनी बात में कहा, सबसे पहली तो कि सामाजिक सहभागिता, गाय के मालिकों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। तो इन सब को लेकर गौ कैबिनेट को कानूनी प्रावधान जो आपराधिक किस्म के जो चीज़ें की जाती हैं कानून में, उनको क्या क्या करने की सबसे सख्त ज़रूरत इस समय मध्य प्रदेश में नज़र आ रही है? देखिए रत्नाकर जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गो कैबिनेट कोई कानून बनाने जाएगी। इसमें कानून बनाने जाएगी तो उसके वोट बैंक को प्रभावित होगा। वो इतना ही अच्छा कर ले कि गाय के लिए चारे की प्रबंध कर दे, गाय के लिए रहने का प्रबंध कर दे, जो सड़क पे गाय है उसके लिए प्रबंध कर दे। तो जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि एक जन जागरूक अभियान चलाने की ज़रूरत है। उसके लिए जागरूकता अभियान की दिशा में काम करे कि लोगों को जागरूक करे कि उनकी गाय दुधारू नहीं रही है तो उसको कहाँ छोड़ सके। ऐसा इंतजाम कर दे कि जिसकी गाय दुधारू नहीं है वो गौशाला में छोड़ आए, और जब उसको ज़रूरत हो उसको, या वो जब दूध देने लायक स्थिति में हो जाए तो उसको वापस ला सके। इस तरह के निर्णय ले लेंगे तो हो सकता है ज़्यादा बेहतर रहेगा।
कानून बनाने से उनके वोट बैंक को प्रभावित होगा। यदि आप कानून बनाओगे कि आप अपनी गाय को छोड़ दोगे तो आपको जुर्माना होगा या जेल होगी, तो वो उस दिशा में मुझे नहीं लगता। इस दिशा में जरूर कैबिनेट काम करेगी कि गायों का संरक्षण कैसे किया जाए, गायों के लिए उचित चारा, उचित प्रबंधन, इन दिशाओं में काम होगा। गौशालाएं कहाँ बनाई जाएं और उसके बाकायदा यदि सरकार इस दिशा में सच्चे मन से करना चाहेगी तो बाकायदा एक सर्वे होना चाहिए पूरे प्रदेश में कि किन क्षेत्रों में आवारा गाय, आवारा पशु ज़्यादा हैं, उन क्षेत्रों में काम हो, वहाँ गौशालाओं की कहाँ ज़रूरत है। हमने देखा मध्य प्रदेश में कई गौशालाएं खाली पड़ी हैं रत्नाकर जी। यदि हम कमलनाथ सरकार की पिछली बात करें तो उन्होंने जो 1000 गौशालाएं बनाने की बात कर रहे हैं, उनमें कई गौशालाएं ऐसी हैं कि जिनको बना पहले से प्राइवेट गौशालाएं हैं जिनमें बाकायदा SDM कलेक्टर ने जाके देखा कि 200 की क्षमता है गौशालाओं, लेकिन रखे हैं वहाँ पे 15-20 वो पशु रखे हैं। तो वो उनको देखकर उनका एक बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी तो निश्चित तौर पर ये समस्या आदि वैसे ही समस्या प्रबंधन से ही ठीक हो जाएगी। आदि समस्या के लिए आपको बेहतर इंतजाम करने पड़ेंगे जो कैबिनेट निर्णय लेगी, इसमें मुझे उम्मीद है ऐसी। जी जी जी, निश्चित रूप से। तो सोना, आपने हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया, ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से एक महत्वपूर्ण बात दोनों ने कही है कि इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास किए जाने की ज़रूरत है, इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम किए जाने की ज़रूरत है। और इनका ये भी मानना है कि सरकार ने निश्चित रूप से गौ कैबिनेट बनाई है, लेकिन उसका कोई बहुत आउटस्टैंडिंग ऐसा रोल नहीं रहेगा कि वो पूरी तरीके से गाय के लिए ही, गाय के बीच में जाकर, गौशालाओं में जाकर, या जिस तरीके से आगर मालवा में पहली बैठक होने जा रही उस तरीके की गतिविधियों को जारी रख सकेगी। ज़रूरत इस बात की है कि गाय को बचाने के उपाय ईमानदारी से लागू किए जाएं। आवश्यकता इस बात की है कि गौ पालकों सहित समाज की भी सहभागिता इस काम में सुनिश्चित की जाए, ताकि गौवंश को बचाने के लिए जो ज़रूरी जितने भी इंतज़ामात हो सकते हैं वो एक समन्वित प्रयास के रूप में इस तरीके से सामने आएँ कि मध्य प्रदेश ये कह सके कि हाँ, यदि उसने पहली गौ कैबिनेट बनाई थी तो देश का ऐसा पहला राज्य भी बन गया है जहां गाय की नस्ल में सुधार, उसकी सुरक्षा और उससे जुड़े तमाम पहलुओं के विकास तथा सुरक्षा से जुड़े तमाम इंतजामात को देश में अव्वल नंबर पर लाकर पूरा किया गया है। इस दिशा में बहुत काम किया जाना होगा। शिवराज सरकार के लिए वाकई ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, और ख़ास तौर से चुनौती तब और बढ़ जाती है जब कांग्रेस इस बात का दावा कर रही कि शिवराज सिंह चौहान सरकार से ज़्यादा वो खुद गायों की हिमायती है। उसने प्रदेश में 1000 गौशालाएं बनाई थी कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल के दौरान। अब इन दावों की असलियत बाद में सामने आएगी। सरकार जो करने जा रही है उनकी भी असलियत जल्दी ही सामने आ जाएगी। तब तक सबसे बड़ी बात यह है कि गाय सुरक्षित रहे, उसका विकास हो, उसकी नस्ल में सुधार हो, और जो उसकी बुरी स्थिति नज़र आती है उससे उसे निजात दिलाई जा सके। आखिर ये लोगों की भावनाओं का मामला है, आखिर ये उस पशु का मामला है जो हर तरीके से अपने जीवित रहते हुए भी और अपने जीवित न रहने के बाद भी मानव के लिए कई तरीके से काम आता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी।